Hello aspirants, welcome to Only UPSC. A very happy new year to all of you. I hope आप सभी का ये नया साल काफ़ी सारी खुशियों से भरा हुआ होगा और उसकी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हुई होगी। आप लोगों ने पिछले साल जो भी मेहनत करी है अपनी इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में, आशा है कि आप इस नए साल को उसको एक नई ऊर्जा के साथ उसको कंटिन्यू करोगे। ओनली यूपीएससी आपकी मदद जैसे अभी तक करता आ रहा था, वैसे इस नए साल की शुरुआत में भी आपके साथ बना रहेगा और भी नई नई इम्प्रूवमेंट्स के साथ और नई नई इवोल्यूशंस के साथ साथ। जैसा कि हम इस नए साल में हमने कदम रखा है, तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस करी हैं 9-10 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि अब 10-11 क्लासेस होने के बाद आपको फिर से एक रिकैप दिया जाए कि जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका एक रोड मैप आपको बताया जाए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जानकारी और उस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन क्लासेस को लगातार शुरुआत से देख रहे हैं तो आपने ज़रूर इसकी जो सीरीज़ चल रही है आरंभ बैच की, जिसमें ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर आप इसे शुरुआत से देख रहे हैं तो आपने ज़रूर इसकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो ज़रूर देखी होगी। उसमें हमने यूपीएससी की जर्नी, जो प्रिपरेशन जर्नी है, उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमने बातचीत करी थी कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, जो डाउट्स एस्पिरेंट्स के मन में तैयारी के दौरान हर समय रहते हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करी थी। सिलेबस के बारे में आप लोगों से पूछा गया था कि अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ डिटेल्ड वीडियो सिलेबस की लाइए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस की डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, सिलेबस से पहले भी देखिए, तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन सिलेबस को समझने से पहले भी हमें क्या चीज़ समझनी है, हमें समझना है उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न को, उस एग्ज़ामिनेशन के सीरीज़ को, कि वो कितने फेजेज़ में हो रहा है, टोटल कितने पेपर होने वाले हैं, उस एग्ज़ामिनेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उस एग्ज़ामिनेशन का मतलब रूप भी तो पता होना चाहिए ना, कि वो कितने फेजेज़ में हो रही है, कितने पेपर्स होने वाले हैं, हमें एक पेपर कितने घंटे में देना होगा, कितनी देर की सिटिंग हमारे लिए मस्ट है। तो हमें ये सारी जो जानकारी है ये पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वही जो माइंडसेट है, जो रोड मैप है, वो हम अपने माइंड में हमेशा लेके चलते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि जब भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, या ये सब करने से क्या सच में हमें सक्सेस हासिल होगी, या ये सब व्यर्थ चला जाएगा, तो वो जो रोड मैप हमने अपने माइंड में बनाया हुआ होता है, जो माइंडसेट हमने उस समय तैयार किया होता है अपने माइंड में, जब हमने उसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न समझा होता है, तो वो हमारे दिमाग में उस टाइम आता है। वो सारी बातें हमारे दिमाग में उस टाइम आती हैं कि हमने शुरू क्यों किया था, और फिर वो हमारे अंदर की चिंगारी को और ज्वाला देती है, और फिर हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में होने वाली है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोस टिल डेट, आज तक की इस प्लेलिस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि पढ़ाना तो सभी करते हैं, लेकिन उस एग्ज़ाम को समझना जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी का पहला स्टेप होता है, जो कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इसको नहीं करते हैं या भूल जाते हैं, और यही शायद उनकी असफलता का कारण भी रहता है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको ये बात बताना ज़रूरी है कि ओनली यूपीएससी अपना आरंभ बैच शुरू कर चुकी है। इस बैच के अंतर्गत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, आपसे एक भी पैसा नहीं मांगा जाता। ये सारी जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इन्हें यूट्यूब से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इनका एक भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है, ना तो अभी किया जा रहा है, ना ही इन फ्यूचर आपसे मांगा जाएगा, ना ही कोई इस तरीके का बैच आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ये कुछ फ्री क्लासेस थी, बाद में आपको जो बैच है वो आपको पे करके लेना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन सभी चीज़ों से आप टेंशन फ्री हो जाइए। ये जो बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा चार्ज नहीं हो रहा है। ओनली यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपसे आपकी मेहनत और टाइम लगन मांगता है, कि जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अगर उसका एक अंश भी हमें वापस कर दो पढ़ाई करके, मेहनत करके,
तो शायद हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी और आपके जीवन को बदलने के लिए तो वो एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, तो अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करिए कि हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आ रही होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये दावे के साथ आपको श्योरिटी दी जा सकती है कि कहीं ना कहीं ओनली यूपीएससी आपकी इस प्रिपरेशन में आपका साथ हमेशा देगा। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है ओनली यूपीएससी। और दूसरी चीज़ ये है, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक ज़रूर पहुंचे उसका नोटिफिकेशन, ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना हो मिस। तो ये थी आज की चर्चा। अब आते हैं असली बात पे। हम बात करने वाले थे पैटर्न के बारे में कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कितने चरणों में एग्जामिनेशन होता है। तो हम लिख लेते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जाम। यह है एग्ज़ाम का नाम। यूपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है, संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ये आपको पहली वीडियो में भी बताया जा चुका था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं और आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है कि वो ओनली यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएं और ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को ओपन करके उसकी जो पहली वीडियो है उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि वो एक ऐसी वीडियो है जो काफ़ी सारे आपके डाउट्स जो हैं उनको क्लियर कर सकती है, आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती है। कुछ बच्चों का कहना ये है कि वो चाहे जितनी भी मोटिवेशन वीडियो देख लें, हमारे चैनल की देख लें या किसी भी और इंसान की मोटिवेशनल वीडियो देख लें, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं आता है। मोटिवेशन तब तक आपके अंदर नहीं आएगा जब तक आप वो चीज़ खुद से करना नहीं चाहोगे। कोई इंसान आपको मोटिवेशन खिला नहीं सकता है, पिला नहीं सकता है। और मोटिवेशन रख के अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिकती है। देखिए, मोटिवेशन का काम आपको पढ़ाई में आगे तक ले जाना नहीं है, उसको एक शुरुआत दे देना है। आप मोटिवेट हुए, आपने उस चीज़ को शुरुआत किया, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, अगर इतने लोग कर रहे हैं, इतने लोग ऑफिसर्स बन रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मोटिवेशन का काम ये है आपकी उस जर्नी को एक शुरुआत दे देना। शुरुआत हो गई आपकी प्रिपरेशन की, फिर मोटिवेशन काम नहीं आता है, फिर काम आता है आपका डिसिप्लिन, फिर काम आता है आपका, अगर आप उस काम को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपका वो जो प्रिपरेशन है वो लंबे समय तक टिकती है। तो मोटिवेशन तो कुछ पल का होता है, कुछ पल का था, आप में मोटिवेशन आया, आपने सोचा हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, आपने शुरुआत कर दी, हो गई शुरुआत। अब अगर आप सोचो मैं रोज़ मोटिवेटेड हूँ, मैं रोज़ इस तरीके से शुरुआत करूँ, तो नहीं, आप हर दिन शुरुआत नहीं कर सकते हो। शुरुआत एक ही दिन होती है, आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू कैसे करोगे? खुद के अंदर डिसिप्लिन लाकर कि मेरा ये काम है, मुझे रोज़ करना है, रोज़ इसी समय पे मुझे उठना है, रोज़ इसी समय पे मुझे खाना है, पीना है, पढ़ने बैठ जाना है, इससे पहले मुझे पढ़ने से नहीं उठना है। तो ये काम होता है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का। लगातार आप उस प्रिपरेशन को कैसे कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये बात तो हो गई मोटिवेशन की। अब हम दोबारा इस पे आते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये किन पोस्ट के लिए कराया जाता है? बेसिकली IAS, IPS, IFS, ये कुछ बेसिक जानी मानी सी सर्विसेज हैं। इनके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं। एक बात और, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो कोशिश करिएगा कि आपके पास यूपीएससी सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन हो। उससे क्या होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उस वक्त आप उससे टैली कर सकते हो
और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जा रहे हैं, उनको आप डिटेल में देख सकते हो। जैसे कि ये जो एग्जामिनेशन है ये एक पोस्ट के लिए कराया जाता है, ये मेन ऑल इंडिया रैंक, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं कही जाती हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट्स हैं जिनके लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। उनकी पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है, आप उसको उस नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हो। वो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। और 2024 का तो शायद वो फेब के मंथ में आने वाला होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में, लेकिन तो आप 2023 का डाउनलोड कर सकते हो जो पिछले साल आया था। मोर और लेस वो सेम ही रहते हैं, कुछ चेंजेस ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, बस डेट्स में फ़र्क रहता है, उससे हमें इतना मतलब नहीं है, मतलब पैटर्न सेम रहेगा। तो आपको उसमें जाके देखना है कि वो सर्विसेज कौन कौन सी है जिनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। देखिए, जब कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है तो ऑब्वियसली या तो आईएएस के लिए सोचता है, आईपीएस के लिए सोचता है, आईएएस के लिए सोचता है। लेकिन सपोज़ आपने एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, मतलब आप पास हो गए इस एग्जामिनेशन में, लेकिन आपके मार्क्स इतने नहीं हैं कि आपको आपकी मनचाही जो नौकरी है वो मिले, तो इसमें अपना मन दुखी नहीं करना है, मन छोटा नहीं करना है। आपने मेहनत करी, इतनी भीड़ में निकल के आपने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से स्तर से उठ के आना और इतनी बड़ी एग्जामिनेशन को पास कर लेना और फिर भी निराश हो जाना, तो ये तो खुद के साथ भी अन्याय वाली बात हो जाएगी। तो ये आपको ये भी समझना चाहिए कि कितनी तरीके की कितने तरीके की जो सर्विसेज हैं उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ये आप नोटिफिकेशन में जाके प्लीज़ चेक करिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप जो एग्जामिनेशन है, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, वो बेसिकली किस सर्विस में जाने के लिए कर रहे हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये तो बात हुई कि किन पोस्ट के लिए होता है। अब बात करते हैं कितने फेजेस में होता है। तो ये 2 फेजेस में होता है, एक तो प्रीलिम्स और एक मेंस। एक प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में क्या होता है? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स, जो कि होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब कि एमसीक्यूज, मतलब कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही टिक करना है। मीन्स में क्या होता है? मीन्स में 2 चरण होते हैं, एक होता है रिटन और एक होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कह लो या पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 2 चरणों में एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। मेंस में बेसिकली 2 पेपर्स होते हैं जो कि होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। मेंस में 2 चरण और होते हैं, मतलब एक रिटन और एक इंटरव्यू। अब क्या है, जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास करते हो, सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स का पेपर पास कर लेते हो, उसके बाद आपका होता है मेंस का रिटन। जो भी लोग प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम देने के बाद, उनका होता है मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें होता है उनका पहले रिटन। जो लोग रिटन एग्जामिनेशन भी पास कर लेते हैं, उनका फिर होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को पास करना मतलब कि आपने इस पूरे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया है, अब आपको सर्विसेज अलॉट होंगी। तो ये पूरा जो 2 फेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ये इसका पूरा एक रोड मैप है। ठीक, अब हम प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं। 2 पेपर्स कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें तो जनरल स्टडीज़, दोनों पेपर्स का नाम होता है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 जो है उसमें बेसिकली जनरल स्टडी रहती है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि उसका सिलेबस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। और GS2 का जो पेपर होता है उसे हम कहते हैं CSAT।
CSET का मतलब है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि सिविल सर्विसेज का अपना एक अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसका लेवल थोड़ा अलग रहता है बाकी सारे एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन से। टॉपिक्स वही रहते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे पेपर्स रहते हैं, लेकिन जो लेवल होता है पूछने का, क्वेश्चन टाइप होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। अब जो ज़रूरी समझने वाली बात है वो क्या है, ये तो मतलब जनरल स्टडीज, इसमें मतलब बेसिकली जीके होती है, ठीक है, करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो ये होता है 200 मार्क्स का, सॉरी 200 मार्क्स, ठीक है, ये भी होता है 200 मार्क्स का। ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन को समझने के लिए। जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, आप ये दोनों एग्ज़ाम देकर आते हो, CSET का भी और जनरल स्टडीज़ का भी। दोनों प्रीलिम्स में दोनों एग्ज़ाम होते हैं और ये होते हैं दोनों 2 घंटे के। ये दोनों एग्ज़ाम 2 घंटे के होते हैं। ये आपने ये एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस, इसमें होते हैं 80 क्वेश्चंस, ठीक है। हमने क्वेश्चंस देख लिए, मार्क्स देख लिए, टाइम लिमिट देख ली। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जब आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपके मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है आपका चेक CSET का एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम दे के आ गए, फिर चेकिंग का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कॉपीज़ किस तरीके से चेक की जाती हैं, तो आपका फोकस जो है थोड़ा बदलेगा। एग्जामिनेशन के लिए आपके जो थिंकिंग है या पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा बदलेगा। वो क्या है, जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देते हो तो सबसे पहले आपका CSET का एग्ज़ाम चेक होता है। अब देखो, अगर सीरीज वाइज चलोगे तो पहले GS पेपर 1 ये है, GS पेपर 2 ये है, तो अगर हम सीरियल वाइज चलें तो पहले ये चेक होना चाहिए, फिर ये चेक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, पहले हमारा चेक होता है GS पेपर सेकेंड, मतलब CSET चेक होता है। अगर किसी ने CSET में 33% मार्क्स नहीं लाए हैं, मतलब कि 200 का 33 लगभग 66% या 67 मार्क्स हम कह सकते हैं। अगर इतने मार्क्स वो नहीं लाया है, मतलब कि वो CSET में फेल हो गया है। अगर कोई कैंडिडेट CSET में फेल हो जाता है तो उसका GS मतलब उसका पेपर जो है वो चेक नहीं होगा आगे, ये उसे डिस्क्वालीफाई करार कर दिया जाता है। नो मैटर आप GS में कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, नो मैटर आप और GS में 200 में 150 मार्क्स ले आए, कितने भी अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन अगर आपने CSET क्लियर नहीं किया है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ में जो है वो CSET के मार्क्स ऐड नहीं करे जाते हैं। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। आपको बस इसमें 33% मार्क्स लाने हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। मतलब कि अगर आप CSET में फेल हो गए तो भले आप GS के पेपर में कितने भी मार्क्स ले आए, वो भले कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं माना जाएगा। प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो निकलता है CSET के एग्ज़ाम्स पे, तो कट ऑफ लगभग जाता है कभी कभी मतलब कट ऑफ 80 to 100 के बीच में ही रहता है। 200 मार्क्स में 80 और 100 के बीच में कट ऑफ रहता है। कट ऑफ में मार्क्स जो है वो ये वाले माने जाते हैं, ये वाले नहीं माने जाते। ये सब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि आपको इसे बस क्वालिफाई करना है, ये आपके कहीं भी ऐड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली प्रीलिम्स भी अपने आप में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, क्योंकि जब आप पूरा एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, मेंस भी इंटरव्यू भी, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें आपके प्रीलिम्स के मार्क्स से ऐड नहीं किए जाते हैं। तो बेसिकली पूरा जो प्रीलिम्स है वो खुद में ही एक क्वालिफाइंग पेपर है, अगर हम पूरे एग्जामिनेशन को कंसीडर करें तो। और अगर हम प्रीलिम्स के अंदर भी देखते हैं
तो सी सेट का एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसके मार्क्स प्रीलिम्स के कट ऑफ में ऐड नहीं होते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं हम मेंस की। मेंस में क्या होता है? मेंस में हाँ, हमने सपोज करो हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, सी सेट में हमने क्वालिफाई कर लिया, हमारे और जीएस में भी हमने जो है कट ऑफ क्लियर कर लिया, हमारा प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में क्या होता है? मेंस में टोटल अगर हम बात करें टोटल 9 एग्जाम पेपर होते हैं। टोटल 9 कौन कौन से? इसमें अगर हम देखें तो एक पेपर होता है पेपर 1 या ए कह देते हैं, पेपर ए। फिर होता है पेपर बी। पेपर ए होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, और पेपर बी होता है कोई भी आप लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस दी गई हैं उनकी लिस्ट भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। उन लैंग्वेजेस में से आप जिस भी लैंग्वेज में सूटेबल हैं उनमें से आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। हिंदी, आसामी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज करिए अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमने यहाँ पे हिंदी चूज़ कर ली, फॉर एग्जाम्पल हिंदी। आप कोई और लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं उसमें से। तो पेपर ए है वो इंग्लिश का होता है, पेपर बी है वो हिंदी का होता है। ठीक है, पेपर ए और बी ये पहले होते हैं, फिर आपका पेपर 1 आता है जो कि होता है ऐसे का। अब बात क्या है, पेपर ए और पेपर बी ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी क्वालिफाइंग है, बस ये भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि वो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, उसके नंबर कहीं नहीं जुड़ रहे हैं। आपको बस उसके लिए अगर नंबर जुड़ रहे होते हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उसके नंबर हमें लास्ट तक काम आने वाले हैं। इन एग्ज़ाम्स के आपको नंबर कहीं नहीं जुड़ने वाले हैं, आपको इनको बस पास करना है। तो इसमें आपका क्या चेक किया जा रहा है? इसमें आपकी लैंग्वेज चेक की जा रही है बेसिकली। तो वो जब ये देख लेते हैं कि अगर एक कैंडिडेट इन एग्ज़ाम्स में फेल हो रहा है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है, भाषा को समझने की समझ जो है वही नहीं उसकी क्लियर है या वही नहीं उसका सही है, तो फिर वो वाकई के एग्ज़ाम्स में उसने क्या लिखा होगा? तो यूपीएससी यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क करता है कि अगर वो लैंग्वेज को ही नहीं समझ रहा है तो वो क्वेश्चंस को क्या समझेगा? अगर वो क्वेश्चंस को ही नहीं समझ रहा है तो फिर वो आंसर ही क्या लिखेगा? तो इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ने किया है कि वो पहले आपकी लैंग्वेज एबिलिटी चेक कर लेते हैं। जैसे कि वो यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। अगर वो आपका एप्टीट्यूड में अगर आप खरे उतरते हो तो फिर वो जीएस को देखते हैं। अगर जीएस का कट ऑफ आपका क्लियर हो जाता है तो आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो। वहीं पे वो यहाँ पे वो ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने ये दोनों पेपर्स इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स मिला के आपको क्वालिफाई कराया जा रहा है, नहीं। इंग्लिश में भी आपको क्वालिफाई करना है और ये भी 33% अलग से, ये भी 33% अलग से। इन दोनों के पास अलग अलग 33% होने चाहिए। जब आप इन दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर करते हो तब आपके आगे के पेपर्स चेक होते हैं। मतलब कि अगर ये एग्ज़ाम में आप कोई फेल हो गया तो फिर आगे के पेपर्स चेक भी नहीं होंगे, वो कॉपीज़ इवेल्युएट ही नहीं की जाएंगी। क्यों अपना वो टाइम वेस्ट करें, क्यों अपना वो फाइनेंस को बिगाड़ें, क्यों वो अपना बजट बिगाड़ें? ठीक है, पेपर 1 होता है ऐसे का। फिर आता है पेपर 2 जो कि होता है GS 1, मतलब जनरल स्टडीज़ 1। फिर होता है पेपर 3 जो कि होता है GS 2, पेपर 4 जो कि होता है GS 3, पेपर 5 जो कि होता है GS 4। तो हमने यहाँ पे अभी तक हमने 5 और 2 7 पेपर की बात कर ली है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह बची है यहाँ पे। पेपर 6 ये होता है ऑप्शनल 1 और पेपर 7 ऑप्शनल 2। देखिए
अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम टोटल पेपर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर्स हैं, लेकिन उसमें से आपके जो मेरिट में मार्क्स जोड़ने वाले हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जो पेपर्स जिनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाले हैं, जिनसे आपकी मेरिट बनने वाली है बेसिकली, वो सिर्फ 7 हैं। टोटल पेपर 9 है, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग होने वाले हैं। उनको बस आपको पास करना है, पास करके आपको एक स्टेज क्लियर करनी है। तो अगर हम देखें तो स्टेजेस कितनी हैं? फर्स्ट स्टेज ये है सी सेट को क्लियर करने के बाद जीएस जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो ये वाला, तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। ये स्टेज थी। फिर जब आप मेंस का पेपर देते हो तो फिर आपका ये चेक किया जाता है पेपर ए एंड पेपर बी। जब आप ये स्टेज भी क्लियर कर लेते हो फिर आपके ये वाले पेपर्स चेक होते हैं। जब ये वाले पेपर्स चेक होते हैं फिर जब टोटल मार्क्स निकाले जाते हैं फिर आपका एक कट ऑफ होता है मेंस का। जब मेंस भी आप क्लियर कर लेते हो तो होता है आपका इंटरव्यू के मार्क्स भी मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। फिर जब वो टोटल मार्क्स ऐड होके फिर जो कट ऑफ निकलता है वो टोटल कट ऑफ होता है, और फिर ये देखा जाता है कि आपने एग्ज़ामिनेशन को पास किया है कि नहीं। तो थोड़ा इसकी हम बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जिस पेपर में आता है, फिर हम ज्योग्राफी को डिटेल में देखेंगे कि ज्योग्राफी का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको पढ़ने की। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो जो पेपर ए है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में बेसिकली आप नोटिफिकेशन में देखिएगा सिलेबस के बारे में। अगर आपको पूरे सभी की एक डिटेल वीडियो चाहिए तो लाई जा सकती है, नो प्रॉब्लम। आपकी हर एक जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हर एक पेपर का डिटेल वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो हाँ प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना हम अभी सिर्फ ज्योग्राफी की बात ही करेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 है इंग्लिश का। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, उसमें पैसेजेस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वही चीज़ हिंदी या किसी और लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं। ऐसे हिंदी हटा देते हैं, कोई और लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। फिर आता है पेपर 1 ऐसे का। अब ऐसे देखिए यूपीएससी आपसे ऐसे लिखवाता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। वो आपको कुछ टॉपिक्स दे देगा, उसमें आपको एसेस लिखने होंगे, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका क्या रहने वाला है वो आप प्लीज़ खोजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, एक ऐसा पेपर है जो आपको मेरिट मतलब जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा भी सकता है और जो आपका क्लियर होने से रुकवा भी सकता है, ठीक है। फिर जीएस पेपर 1 हमारी ज्योग्राफी जो है वो जीएस पेपर 1 पेपर 2 मतलब जीएस पेपर 1 में आती है। ज्योग्राफी हमारी इसमें आती है जीएस पेपर 1 में। मतलब हम जो ज्योग्राफी अपनी पढ़ रहे हैं बेसिकली हम अपना जीएस पेपर एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी होता है। फिर जीएस पेपर 2 में पूरा का पूरा पॉलिटी का पोर्शन रहता है। पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इश्यूज़, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सब रहते हैं। जीएस 3 में इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक, ये सब रहता है। जीएस 4 में है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब जो एथिक्स का पेपर होता है वो जीएस 4 है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपने अभी तक चूज़ किया है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अभी तक ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है तो प्लीज़ धीरे धीरे आप अपना थोड़ा माइंड इस तरफ भी डाइवर्ट कीजिए कि ऑप्शन किस तरीके से चूज़ करना है, क्या मेरे लिए सही ऑप्शनल रहेगा। अगर इसके ऊपर भी आपको डाउट है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ऑप्शनल चूज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे। देखिए ये वीडियोस बीच बीच में आपके लिए इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उस पढ़ाने और पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर आप और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये एक पूरी एग्जामिनेशन है जिस पर आपको एक बंद के काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको पूरा जो तैयारी है वो एक इंटीग्रेटेड बंधी हुई तरीके से करनी पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए GS1, GS2, GS3, GS4 ये तो हर कोई पढ़ रहा है और हर किसी के लिए ये सेम है।
ऑप्शनल पेपर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, हर किसी की जो पकड़ होती है ऑप्शनल पे वो हर किसी की अलग अलग रहती है। तो ऑप्शनल से आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर आपने जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लिया है तो। ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये तो पूरा हो गया। अब अगर ये एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है आपका, फिर होता है आपका इंटरव्यू, जो कि होता है 270 मार्क्स का, 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का। अच्छा, ये सारे जो पेपर्स थे ये 200 मार्क्स के रहते हैं, और सॉरी 250, ये 250 ऑप्शनल 250, तो ऑप्शनल जो है पूरा 500 मार्क्स का हो जाता है। देखिए आप वेटेज देखिए कितना बड़ा है। अगर आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं तो ये जीएस पेपर का ये भी 250 मार्क्स का रहता है, ये भी 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स एंड मतलब सब 250 मार्क्स के रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आता है ये। तो ये जो टोटल बन के आता है ये 1025 कुछ लगभग इस तरीके के मार्क्स पूरे टोटल बनते हैं। कुछ लगभग कुछ इसी तरीके के टोटल मार्क्स बनते हैं। तो इसका ये मेजर पोर्शन है 500। तो अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो फिर आप ऑप्शन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हो। ऑप्शनल जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज की वीडियो में तो हमने पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न कर लिया। आप इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लो, आपको अपना नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझा है। अगर आपको इसमें भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर एक पेपर की एक अलग अलग डिटेल वीडियो आप चाहते हैं कि आपको जानकारी दी जाए, उसके बारे में भी प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा सॉरी कमेंट सेक्शन में। हमने देखा कि हमारा जो ज्योग्राफी है वो जीएस पेपर 1 में आता है। तो अब कल की मतलब ये आने वाली किसी भी वीडियो में हम ज्योग्राफी के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि क्या मतलब जो मेन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिन्हें नहीं छोड़ा जा सकता, क्या ऐसे और रिसोर्सेज हैं जिनको आप पढ़ सकते हो या नहीं भी पढ़ सकते हो, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। PYQs क्या रोल प्ले करते हैं, क्या टेस्ट देने चाहिए, ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें अप्रिशिएट करिएगा। हमारे जो भी इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो वो भी प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा। अपना प्यार हम पे दिखाते रहिए। ओनली यूपीएससी को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।